अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टी मॉर्निंग और मैं हूं हुमैर अनवर। और मैं हूँ मेहर। आप सबको टी मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हाँ हैं, बिल्कुल। मौसम बदल रहा है और सियासत में भी बहुत ऊंच नीच हम देख रहे हैं, उस सब के बारे में आज आपसे हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले मौसम आज कैसा था उमर? मौसम बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि 3 दिन से लगातार गर्मी थी और ओके, आज मेरा ख्याल से बारिश की भी प्रिडिक्शन है, जैसा हम एग्जैक्टली। पहले डिस्कस कर रहे थे शो ओह शुरू होने यस, से पहले। बारिश की भी प्रोडिक्शन है और साथ ही साथ मौसम तो एक तरफ हमें कभी अच्छा कभी बुरा आता ही है नजर, लेकिन कुछ अच्छी बुरी खबरें कहीं और से भी तो है ना हमारे भाई पास। मौसम तो अच्छा है कराची यस। का आज, लेकिन क्रिकेटिंग दुनिया थोड़ी सी अफसरदा दिखाई देती है, उसका मौसम थोड़ा सा परेशान दिखाई देता है क्योंकि जाहिर है न्यूजीलैंड की टीम एकदम से आई और इस तरह मैच से एग्जैक्टली। चंद मिनट कबल एक फैसला लिया गया कि उन्होंने वापस जाना है, सिक्योरिटी बिल्कुल। थ्रेट की वजह से वापस जाना है। और आप ये देखें कि न्यूजीलैंड का एक इमेज पूरी दुनिया के सामने कितना सॉफ्ट सॉफ्ट बना हुआ था, और आप कितने जालिम बिल्कुल। निकले। आपने ज़रा नहीं सोचा कि पाकिस्तानी फैंस पे क्या गुजरेगी, लेकिन कोई नहीं, हम इसका जवाब आईसीसी में देंगे, जैसा कि हमारे चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने भी कहा है। और आपकी इस वो क्या कहते हैं, आपके जुल्म का हम जो जी। है वो जवाब देंगे अपने बल्ले से। कोई बात नहीं, न्यूजीलैंड अगर इन ग्राउंड्स को वीरान करके चला गया तो कोई बात नहीं, T20 का मेला भी सजने वाला है। और वो कहते हैं ना, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। बिल्कुल Yes. सही कहा महर, आपने बहुत खूब बात की कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और आज की जो हमारी टॉप लीडिंग स्टोरी है Yes. वो भी यही है कि पाकिस्तान Yes. ने न्यूजीलैंड को पहले सोचा कि बॉयकॉट कर दिया जाए वर्ल्ड T20 में, लेकिन ये फैसला वापस ले लिया गया है और बिल्कुल बॉयकॉट नहीं करेंगे। T20 का जो फॉर्मेट है, वर्ल्ड T20 का जो फॉर्मेट है जो अगले महीने होने जा रहा है, वो अपनी Exactly. उसी पेस से, उसी एक्स्ट्रावेगेंजा से चलता रहेगा। ओ यस, और चलना भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये सब चीज़ें तो हम देख ही रहे थे कि फ्राइडे से ये इस तरह की पैनिक सिचुएशन आ गई एक क्रिकेट ग्राउंड से, और जिस तरह से फैंस के दिल टूटे, ट्विटर पे जो रिएक्शन है हाँ, वो बिल्कुल। बड़ा काबिले दीद है। फिर चाहे उसमें एक आम इंसान हो, फिर एक क्रिकेटर हो, या कोई एक्टर हो, या किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखता हो, उन सब लोगों ने अपने तासुरात का इजहार किया है। और क्रिस गेल, क्रिस गेल, एग्जैक्टली, Exactly. क्रिस Yeah. गेल की तरफ से ट्वीट आता है फौरन ऐसी सिचुएशन में जब पूरा पाकिस्तान परेशान था, Oh, yes. शायकीन क्रिकेट परेशान थे। क्रिस गेल ने अचानक एक ट्वीट की और माहौल जो है वो खुशगवार हो गया। बिल्कुल। कहते हैं जी, आई एम गोइंग टू पाकिस्तान और मेरे साथ कौन कौन आ रहा है। एंड वी वेलकम यू सर विद बिल्कुल। हार्ट एंड सोल। आप आइए, पाकिस्तान आपका जो है ना बहुत मुंतजिर है। साथ ही क्रिस गेल के इस ट्वीट पे बहुत सारे लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, जिसमें हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो भी जो है वो इस दौड़ में पीछे नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो सामने आए, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और उन्होंने कहा कि क्रिस गेल, हमें आप पर फख्र है और हम जानते हैं कि आप किस तरह से पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो वाकई इस मौके पर क्रिस गेल ने पाकिस्तान से मोहब्बत का जो सबूत दिया है वो हमेशा याद रहेगा। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं क्रिस गेल की, या और भी इंडियन क्रिकेटर्स भी हमने देखा कि सामने आए हैं, साबिक क्रिकेटर रह चुके हैं, बहुत अच्छा खेल चुके हैं। मुरली कार्तिक, उनका भी ट्वीट सामने आया और उन्होंने भी कहा कि मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। बिल्कुल। लेकिन बहुत अब अच्छी- हमें ये बात जी। देखें कि साबिक क्रिकेटर हैं ये भारतीय, लेकिन हमने जो भारतीय अवाम का रिएक्शन देखा वो हाँ, अच्छा वो नहीं वो था। वो थोड़ा Yes, अफसोसकुन है, बिल्कुल। लेकिन ये अच्छी बात है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो समझते हैं इस दुख को, इस दर्द को, Yes. कि हमारी टीम पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी। अच्छा, ट्वीट्स की आपने जिक्र किया तो बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स भी हमने देखने को मिले जी। क्रिस गेल की ट्वीट के बाद, खासतौर पे उसके जवाब में जो आम पब्लिक है, लोग yes. हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एक मज़ेदार और बड़ा सोच रखने वाला कमेंट है, बहुत ही इन डेप्थ, इसमें डेप्थ बहुत ज्यादा है इसमें। वो कहा गया जी, एक शख्स ने लिखा कि अगर प्रिंसेस केट पाकिस्तान आकर, लाहौर आकर क्रिकेट खेल सकती हैं तो फिर पाकिस्तान गैर महफूज किस मसला तरह हो सकता मसला है। ही मुक गया, ये खत्म ना, हो गया, हाँ, खत्म ही बिल्कुल। हो गया कहानी। अच्छा, Exactly. ये तो मैंने आज एक बड़ा मजेदार ट्वीट पढ़ा आज अच्छा। सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई क्या वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के साथ खेलना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, उसमें एक अदनान साहब थे, अब वो पता नहीं कौन कहाँ के होंगे अदनान साहब, मैंने नाम ले दिया है। तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल क्रिकेट खेलना चाहिए, और जब एम्पायर बोले ना कि बस क्रिकेट शुरू होने वाला है, पहली बॉल खेले और क्या, अब हम नहीं खेलेंगे, हम जा रहे हैं। तो लेकिन नहीं, हम ऐसी मिसाल बिल्कुल कायम नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ना, टिट फॉर टैट, अगर आपने हमारे साथ ऐसा सलूक किया तो हम आपका
इसका जवाब जो है हम आपको क्रिकेट के ग्राउंड में देंगे, सो यू हैव टू वेट फॉर दिस न्यूजीलैंड। यस बिल्कुल जी, हम इस स्टोरी पे भी आएंगे और आज की हमारी दूसरी स्टोरी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीन लाइन मंसूबा बिला आखिर जो वादा वज़ीर आज़म की तरफ से किया गया था कराची वालों के लिए, वो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 40 जो बसेस हैं वो कराची सी पोर्ट पहुंच चुकी हैं, कराची की हदूद में दाखिल हो चुकी हैं। क्या बात है। और वो आपको पता है बसेस कैसी हैं जनाब, इसमें एसी लगा हुआ है और वेल इक्विप्ड हैं, और जो उनके ड्राइवर्स होंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। और अभी ये मंजर आम पर नहीं आ रहा है, 2 महीने के बाद प्रॉपर इसकी जो है ट्रेनिंग होगी, इनके ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। और पता है मैंने कल एक बात और भी सुनी टीवी पर, एक हमारे पॉलिटिशियन है वो ये बोल रहे थे कि इसका जो किराया है वो 20 से 30 रुपए के दरमियान होगा, व्हिच इज वेरी गुड, यानी अफोर्डेबल है। ओ यस, मतलब हम सब भी ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब हम तो डर के मारे ट्रैवल नहीं करते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कि न जाने कैसी होगी, क्योंकि आप देखें कि पब्लिक आवाम, हमारी जो पॉपुलेशन है, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा कम है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन पे कितना आप दबाव डाल सकते हैं। इसी के आप देखें कि यही तमाम मसाइल थे जिस पर ये मंसूबा बनाया गया, और माशाल्लाह से अब कराची वालों को भी सुख का सांस मिलेगा। और यहाँ एक और सवाल भी है। हाँ, वो क्या? वो सवाल ये है कि जो चले एक वादा तो पूरा हो गया, अब कराची के लिए जो 1100 अरब रुपए सैंक्शन होने थे वो कब? वो बहुत बड़ा सवाल या निशान है। हम उस तरफ भी आएंगे, जब अपने गेस्ट से बात करेंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा महर, नेक्स्ट स्टोरी क्या है जो आज हम अपने शो में शामिल करेंगे? नेक्स्ट स्टोरी वही है, सबका जो हाल है आजकल, किसी का गला खराब है, किसी को इन्फेक्शन हुआ है, किसी को फ्लू हो गया है, और इन सब की वजह जो है वो आखिर रुक जाती है कोरोना पर। अच्छा, पहले तो हम सब बड़े लोग मुतासिर हो रहे थे, लेकिन पता है उमर, अब बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से जो फैमिलीज है ना वो ज्यादा परेशान हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है अभी स्कूल्स भी खुल गए हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, तो एक खतरा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारे छोटे बच्चे इससे ज्यादा मुतासिर हो जाएं, और फिर सोने पे सुहागा, भी बारिशें भी हो गई। बारिशों के बाद जो इन्फेक्शन ने जन्म लिया, एग्जैक्टली उसकी जो काइंड सामने आई, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो आज हम ये इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर भी आपके सामने कुछ जो वाज़े जिसे कहते हैं ना हकाइक हैं, उस पर भी बात करेंगे, प्रिकॉशंस पे भी बात करेंगे, और हमारे साथ एक हमारे गेस्ट भी होंगे जो हमें अपनी माहिराना राय से आगाह भी करेंगे। जी, तो हमारी आज की टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल जो सीरीज़ शुरू होने जानी थी, उससे पहले आपने देखा कि एक फ़ैसला आया न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की जानिब से, और न्यूजीलैंड टीम जो है उसे वापस बुला लिया गया सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से। चलिए, ये तो बात थी यहाँ तक। अब बात ये होती दिखाई देती है कि पाकिस्तान शायद बॉयकॉट कर देगा न्यूजीलैंड को वर्ल्ड T20 में, लेकिन इसका भी वर्जन सामने आ गया पीसीबी की जानिब से कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसे कोई फैसला नहीं किया जाएगा। और वैसे बात हुई, ये न्यूजीलैंड किस दुनिया में रहते हैं? ये रमीज राजा साहब भी ऐसी कोई बातें कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं भाई पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं ये कीवीज, और आखिर इतनी इनसिक्योरिटी उनको, वो भी 11th आवर में, ऐसा क्यों हुआ? खेलने के लिए आए थे तो खेल कर ही जाते ना, इतना नाराज करके जाने की जरूरत क्या थी? लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई इस तरह की मदाखलत वाकई हो गई हो, जिसके बारे में उन्होंने जरूरत नहीं, रीजन नहीं बताई गई, रीजन नहीं उन्होंने बताया, जिस पर पाकिस्तान का पूरा हक है कि वो अपना रिएक्शन शो कर सकता है। और हम अब आईसीसी में भी बात करेंगे, ऐसा कहना है चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का, और इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद। थैंक यू सो मच तनवीर, आपने वक्त दिया। तनवीर, हम देख रहे हैं क्रिकेट, इतने सब खुश थे, हम सब खुश थे कि मैचेस होंगे, मज़ा आएगा, लेकिन ये मज़ा जो है वो किसने किरकिरा कर दिया, और क्या हो गया ये सब कुछ? देखिए, पूरे पाकिस्तान को बहुत अफसोस हुआ है जी। जो न्यूजीलैंड वालों ने फैसला किया, और जिस किस्म की थ्रेट आई थी, तो आपको कम से कम बताना चाहिए था भाई, आप हमारे मुल्क के अंदर हैं, अगर आपको कोई थ्रेट आई है तो आप हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज से बात करें, आप क्रिकेट बोर्ड से बात करें कि भाई हमें इस किस्म की थ्रेट आई है। ये जिस तरीके से भागे, ऐसे लगता है कोई इंटरनेशनली या किसी ने इनको बोला गया है इनको कि भाई आप निकले यहाँ से पाकिस्तान की, वरना क्रिकेट बड़ी ऊपर चली जाएगी। ऐसे लगता है कोई प्री प्लान कोई ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से वो थ्रेट अगर किसी ने देनी थी तो वो 5 दिन से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, होटल से ग्राउंड आ रहे थे, अगर किसी तो ये मतलब बगैर बताए, ठीक है जी, अगर आपको थ्रेट आती है आप बात करें, आप वनडे सीरीज आप कैंसिल कर दें,
आप बोले जी ठीक है, इसके दौरान एक डेढ़ हफ्ते के अंदर आप पूरी इंक्वायरी करें, ठीक है, अगर आप हमें सेटिस्फाई करते हैं तो हम T20 खेलते हैं, वरना हम चले जाएंगे। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने भी उनकी वजीर आजम को फोन किया। मुझे अफसोस ये हुआ कि उन्होंने उनकी बात बिल्कुल नहीं रखी। उन्होंने बोला नहीं जी, मुझे अपने लड़कों का ज्यादा ख्याल है, आप अपनी तरफ से सही कह रहे हैं। तो मतलब ये चीजें मतलब साफ नजर आती हैं कि कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये न्यूजीलैंड गया। और बाकी आपने रमीज राजा की बात की कि कौन सी दुनिया में रहते, उन्होंने इस वजह से ये जो मैं समझा, उन्होंने इस वजह से नहीं बोला कि वो कौन सी दुनिया में रहते हैं, उनको पता नहीं है किसी चीज का। उन्होंने शायद सिक्योरिटी के हिसाब से बात की कि कौन सी दुनिया में रहते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत तगड़ी किस्म की हो चुकी है, और दुनिया के जितने भी प्लेयर्स आपने देखे होंगे जिन्होंने ट्वीट की है, और वो PSL भी खेल के गए, फिर साउथ अफ्रीका की टीम आई, जिम्बाब्वे की टीम आई, सब खेल के गए हैं यहाँ पे। उनको सबको ये पता है कि ये सिक्योरिटी इस टाइम जो दी जा रही है किसी टीम को, ये दुनिया की किसी मुल्क में ऐसी सिक्योरिटी नहीं दी जा रही जो यहाँ पे दी जा रही है। आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी होगी। तो ये फजूल सा एक स्टेटमेंट था, ये पाकिस्तान को बदनाम करने की वजह थी, वो हुई। अब होगा क्या, अगर न्यूजीलैंड आ जाती, खेलती, इंग्लैंड आ जाती और ऑस्ट्रेलिया आ जाती, ठीक है ना, तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ऊपर चली जानी थी। अब हुआ ये, इन्होंने मना किया, इंग्लैंड ने इसको देख के मना कर देना है, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को देख के मना कर देना है। तो आपकी जो बड़ी 3 सीरीज थी वो बहुत मुश्किल खत्म हो जाएगी तकरीबन। तनवीर साहब, यहाँ ये बताइएगा कि आपने जिक्र किया कि जो ये बात थी, इसे नहीं होना चाहिए था, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपने ये भी कहा कि एक ऐसा अंसर मौजूद है जिससे शक किसी जानिब जाता है। इस शक को ज़रा एलैबोरेट करें, क्योंकि ज़ाहिर है जो पड़ोसी मुल्क इन्वॉल्व था श्रीलंकन टीम हमले में, उसके बाद से 2009 के बाद से ख़ास तौर पे ये क्रिकेट का जो हमने देखा पाकिस्तान में, इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई कि क्रिकेटिंग नेशंस ने बॉयकॉट कर दिया पाकिस्तान आने से। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान बहुत अरसे से रिवाइवल की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल, और ठीक ठाक अरसा बनता है इस रिवाइवल का। अब मुझे बताएं कि ये जो रिवाइवल की जंग है, आखिर हम डेफिनेटली, आपने जिस तरह कहा कि सिक्योरिटी इस तरह नहीं प्रोवाइड की जाती, आपका इशारा किस तरफ था कि ये कौन से अनासिर हो सकते हैं? देखिए, बहुत से लोग हैं, मैंने काफी लोगों को टीवी चैनल्स पे सुना है, क्रिकेटर्स को भी सुना है, जर्नलिस्ट को भी सुना है, जिन लोगों को भी सुना उन्होंने ज्यादातर यही बोला है कि जी जो पड़ोसी मुल्क है उन्हीं की ये शरारत लगती है जिसकी वजह से ये हुआ, ठीक है ना। अच्छा, इसकी अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो मैं एक बात ये करना चाहता हूं कि हम लोग इतने पीछे क्यों हैं, हम लोग इतने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतने बेकार से क्यों हैं कि मतलब यानी जो भी हमारे बारे में जो भी कुछ कह के चला जाता है, जो कुछ उसने करना है, टीम अगर भेजते हैं तो बी टीम भेज देते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। साउथ अफ्रीका में भी आपने देखा, साउथ अफ्रीका सीरीज चल रही है, साउथ अफ्रीका में उनके 6-7 प्लेयर IPL में चले गए, हमारे साथ उनकी कोई वैल्यू। देखिए, बात यह है कि हमने अपने सिस्टम को, इन चीजों को स्ट्रॉन्ग किए ही नहीं है, हमने अपने डोमेस्टिक सिस्टम को तगड़ा किए ही नहीं है, हमने अपनी क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग किए ही नहीं। अभी 2 दिन पहले जो रमीज राजा साहब का एक और बयान आया, उन्होंने क्या बात की, उन्होंने बोला कि जी मैं अपने प्लेयर्स को कहता हूं आप तगड़ी क्रिकेट खेलें, वर्ल्ड कप में अच्छा खेलें, इतना अच्छा खेलें कि आप अपनी टीम को टॉप पे लेके आ जाएं। टॉप पे जब आप लेके आएंगे तो सारी दुनिया आपके पीछे खड़ी भी होगी, आप लाइन में लगी होगी खेलने के लिए। तो ये जब चीजें आप कह रहे हैं, तो इससे पहले जो लोग थे वो क्या कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ठीक है, हम लोग क्या करते रहे, हम लोग सिर्फ अपनी नौकरियों के चक्रों में लगे रहे। इट्स अ बिग डिबेट कि क्या करते रहे और क्या होता रहा, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उससे जो क्रिकेटर फैंस हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो परेशान हैं, उदास भी हैं। लेकिन साथ ही हम ये देखते हैं कि T20 का मेला भी सजने वाला है, तो उस हवाले से आप किस तरह से देखते हैं? क्या फिर से एकदम से हम जाग जाएंगे, वो जो एक अभी मोरल डाउन हो गया है पाकिस्तानी कौम का क्रिकेट के हवाले से? देखिए, वर्ल्ड कप से पहले बहुत अच्छी सीरीज थी T20 की न्यूजीलैंड के साथ, फिर इंग्लैंड के साथ मैचेस थे। अब जो है आप सीरीज ही नहीं खेलेंगे, आप जाके T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, ठीक है। अभी आपके डोमेस्टिक के मैचेस चल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। जो वर्ल्ड कप से पहले आप इंटरनेशनल मैचेस खेल के आप कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं तो उसकी बात ही कोई और होती है। अगर हम T20 जीत जाते न्यूजीलैंड से, अगर हमारे मैचेस इंग्लैंड से होते, हम वो सीरीज जीत जाते, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाता। फिर आपके जो पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन हुई है फिर वो भी चेक हो जाती कि ये जो लड़के हमने लिए हैं
ठीक है, ये कहाँ स्टैंड करते, क्योंकि आपके जो चीफ सिलेक्टर हैं, जो यस मैन है चीफ सिलेक्टर, जी। वो तो ये कह रहे थे कि न्यूजीलैंड की सीरीज होगी या इंग्लैंड की, अगर इनमें कुछ लड़के अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम चेंज भी कर सकते हैं। वो उनको टाइम नहीं मिला। अब अगर जो अनाउंस कर दी, अब यही डायरेक्ट जाके वर्ल्ड कप खेलेंगे। अब जब खेलेंगे वहां का जो क्रिकेट है वो बहुत, जो दूसरी टीमें वो बहुत ऊपर चली गई हैं। अब हमें कुछ पता नहीं है कि ये जो नए लड़के सिलेक्ट किए हैं ये किस तरीके से क्रिकेट खेलेंगे। और बाकी जो आपने अवाम की बात की है, जाहिर सी बात है, अफसोस तो सबको अफसोस हुआ है जो न्यूजीलैंड, और मुझे अफसोस ही हुआ कि न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो ये कहते हैं जी हमने जो फैसला किया वो बिल्कुल अच्छा फैसला किया। भाई आपने अपने मुल्क के हिसाब से तो बड़ा अच्छा फैसला किया, लेकिन बेतुका फैसला किया ना। अच्छा। आपको ये नहीं पता कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट को कहां छोड़ के चले गए। 2009 के बाद क्रिकेट बोर्ड ने इतनी मेहनत की थी पाकिस्तान की क्रिकेट वापस लाने के लिए, जो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, चाहे हमारे क्रिकेट बोर्ड के लोग थे, चाहे सिक्योरिटी के लोग थे, चाहे जो भी थे, ग्राउंड्समैन ने इतनी मेहनत की है, हर किसी ने इतनी मेहनत की है कि इस क्रिकेट को किसी तरीके से आवाम की बड़ी सपोर्ट थी, तो उसको तो सब इन्होंने उनका उसका सत्यानाश करके चले गए हैं। तनवीर ये बताएं यहाँ के ये बातें भी सुनने में आई, स्पेक्यूलेशंस हवा में सुनने में आई कि पाकिस्तान शायद बॉयकॉट कर देगा न्यूजीलैंड का जो मैच है वर्ल्ड T20 में। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि किसी टूर्नामेंट में, जो कि आलमी लेवल पे एक टूर्नामेंट खेला जाता है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, क्या ऐसी सिचुएशन में कोई टीम किसी टीम का बॉयकॉट कर देती है? और अगर लेट्स सपोज अगर बॉयकॉट कर भी दिया जाता है, फर्ज करें, तो क्या ऐसी सिचुएशन में जो मैच है उसके आउटकम्स किस तरह निकलेंगे, पॉइंट्स के टेबल किस तरह डिसाइड किया जाता है, या फिर मैचेस होंगे ही नहीं? देखिए, इंडिया इस टाइम दुनिया की सबसे स्ट्रांग एक कंट्री है क्रिकेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फाइनेंशियली भी देख लें और वैसे भी देख लें। आपको याद होगा कितनी दफा आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडिया जैसी टीम ने ये बोला कि जी हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते, आपको खुद भी याद होगा। लेकिन आईसीसी का जो टूर्नामेंट है उसमें आप इस किस्म की फजूल बातें नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान भी चाहता है कि हम नहीं खेलेंगे तो ये पहली तो बात, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्रिकेट बोर्ड ऐसी बात कर ही नहीं सकता, ये लोगों की बातें हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो आईसीसी का टूर्नामेंट है, वो चाहे न्यूजीलैंड है चाहे कोई भी टीम है, आप अपनी क्रिकेट खेलें। बाकी वो जो रमीज राजा ने एक बात की है कि हम आईसीसी में जाके बात करेंगे, वो जबरदस्त चीज है, वो बहुत अच्छी चीज आई कि आईसीसी में देखिए बायलैटरल सीरीज जो होती है उसमें आईसीसी का कोई ताल्लुक नहीं है। आईसीसी का ताल्लुक सिर्फ उसी टूर्नामेंट से, जिस तरह वर्ल्ड कप हो गया या एशिया कप के मैचेस हो गए इस किस्म के, या चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी का इन्वॉल्व उसमें होता है। लेकिन रमीज राजा का जाने का मकसद ये है कि भाई ये जो चीज हुई है बहुत गलत हुई है, इसको आप नजर में रखें। नेक्स्ट टाइम हमारे साथ या किसी और की टीम के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नुकसान भी तो देखे ना फाइनेंशियली कितना ज्यादा हुआ है पाकिस्तान, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और रमीज राजा साहब ने न सिर्फ आईसीसी के इजलास में बात करने की बात की, बल्कि उन्होंने कहा है कि जितने भी वेल नोन कमेंटेटर्स हैं और जो खिलाड़ी हैं हम उनकी भी हिमायत चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से क्योंकि अभी रमीज राजा साहब ने ये ओहदा संभाला है और जिस तरह से वो सामने आए हैं, बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने अपना जेस्चर शो किया है। अच्छा तनवीर, क्योंकि आवाम जज्बाती है हमारी, वो उन तमाम चीज़ों को नहीं समझ सकती जो कि वहाँ पर जो अफसरान हैं, जिनके ये ओहदे हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, वो जिस तरह से जिस नौयत पे समझ सकते हैं, आवाम नहीं समझती। ट्विटर पे एक अजीब सी बहस छिड़ी हुई है कि वर्ल्ड कप खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा जी पहली बॉल खेलें, दूसरी पे गए हम जा रहे हैं, हमें सिक्योरिटी थ्रेट से। तो अभी इस तरह का भी हम एक एनवायरनमेंट देखेंगे, इस तरह के भी हम रिएक्शंस देखेंगे आवाम के। तो ये इस माहौल में कितना करामत साबित होते हैं जब आवाम एक और प्लेटफॉर्म पर हो, हुकूमती सतह पर स्टेट इस चीज को किसी और नजरिए से देख रही हो। देखिए, जिस कंट्री में वर्ल्ड कप खेला जाएगा थ्रेड वगैरह तो कोई सिलसिला ही नहीं है वहां पे, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात ये, आवाम जो है वो जाहिर सी बात है उनको दुख इतना ज्यादा हुआ है और वो अजीब अजीब किस्म के मैसेजेस करते हैं। मैंने भी बहुत ज्यादा पढ़े हैं कि छोड़ दें वर्ल्ड कप, या जिस तरह आपने बात बताई वो हुई, पता नहीं क्या क्या नहीं जाना चाहिए वर्ल्ड कप में इस तरीके से। ऐसा मेरा ख्याल है ऐसा होगा नहीं, और क्रिकेट बोर्ड ने कोई ऐसी चीज सोची भी नहीं है। तो अपनी जो क्रिकेट है
वो अपनी क्रिकेट खेले, जाके अपना परफॉर्म करने की कोशिश करें। बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो तो जो किस्मत में होंगे, बाकी हमने जो फैसला करना है, जिस तरह मैं रमीज राजा की बात की, आईसीसी में जाके अपनी बात करें, और सबसे बेस्ट चीज यही है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। Exactly. और आपको ये भी पता है कि, और आप, हाँ बिल्कुल, और सब देखें, सबसे ज्यादा जबरदस्त चीज ही टेबल टॉक होती है, ठीक है ना। उसमें बैठ के जो आप सुकून इत्मीनान के साथ जो आप बात करते हो, उसका मजा ही और होता है। लड़ झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी क्रिकेट बोर्ड के साथ लड़ सकें, ये भी हमारे क्रिकेट बोर्ड को पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये पहली दफा हमारे लिए मुश्किल नहीं आई, हम सारी जिंदगी मुश्किलात ही झेलते रहे, उसमें से निकलते रहे, ठीक है ना। अल्लाह ने एक और आजमाइश में डाल दी है, और रमीज राजा को बहुत एकदम से आजमाइश में डाल दी है। और वो आते ही उनके ऊपर एकदम से, जी बिल्कुल, आते ही उनके ऊपर इतना बड़ा बम गिरा है कि उनकी जाहिर सी बात है वो वैसे भी मेंटली स्ट्रांग है। एग्जैक्टली, अब आपने खुद ही बोल दिया कि वो मल्टी स्ट्रांग है और वो जिस तरह से चीजों को टैकल कर सकते हैं, तो इसीलिए शायद मुश्किल सिचुएशन उनके हिस्से में आई है। अच्छा तनवीर, सोशल मीडिया की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, पड़ोसी मुल्क आप समझ ही गए होंगे, जी। उनकी तरफ से जो उनके मीडिया ने कवरेज की, उनके मीडिया ने जो खबर नशर की, उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने ये खबर नशर कर दी थी कि भाई ये सीरीज तो पोस्टपोन होनी है, कैंसिल होनी है। और जब ये श्रीलंका की टीम चली गई तो वहां पर फुल सेलिब्रेशन हुई। एक हम है जो हम जेस्चर देते हैं कि जब वहां पर डेल्टा वायरस फैलता है तो हम यहाँ से, हमारी एम्बुलेंसेस जाती हैं, हमारे वजीर आजम फोन करते हैं और उनको हमदर्दी का इजहार करते हैं उनके साथ। और एक छोटा सा उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो सका कि उन्होंने फौरन उस पर सेलिब्रेशन शुरू कर दी। तो क्या वहां के जो खिलाड़ी हैं, क्या उनकी तरफ से भी इसी तरह का कोई तासुर आया है? देखिए, मैं हर खिलाड़ी की बात नहीं कर सकता, और इंडिया के काफी खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट प्लेयर्स को भी बड़ा पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कुछ एक आध प्लेयर ऐसा हो, और वो भी आपको पता है जो एक आध प्लेयर है जिसके कभी कभी स्टेटमेंट आ जाते हैं, अजीबोगरीब किस्म की बात करते हैं। बाकी जो इंडिया प्लेयर्स हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। इसमें कार्तिक जो कि जिनका अभी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मेरा फेवरेट जो है वो होमलैंड की तरह है मेरे, और क्रिकेट ग्राउंड में मेरी बड़ी यादें हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट स्टार्ट हो जाए ना, ठीक है, पाकिस्तान इस तरीके से भागेगा इंडिया से खेलने के लिए, और इंडिया इस तरीके से भागेगा पाकिस्तान से खेलने के लिए। आपकी सोच है, मतलब उनके अंदर ना एक चीज बस बंद हुई हुई है कि यार पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट स्टार्ट होनी चाहिए किसी न किसी तरीके से। और ये एशेज वगैरह ना, जो एशेज वगैरह, ये कुछ भी नहीं है इसके आगे, ये एशेज वगैरह कुछ भी नहीं है। जितनी मीडिया, जितना पैसा, जितने प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी इन दोनों टीमों के साथ, वो कोई भी नहीं होता है। तनवीर, ये बताएं कि ये तो बातें हमने की, बिल्कुल डेफिनेटली बहुत बड़ा इवेंट है अगर पाकिस्तान इंडिया रेगुलर क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक बहुत बड़ा इवेंट सर पे खड़ा है, लड़के जो हैं, खासतौर पर हमारे प्लेयर्स जो हैं, उनकी मोटिवेशन लेवल किस तरह देखते हैं, उनको किस तरह मोटिवेट करना होगा। बहुत से प्लेयर्स बहुत यंग हैं, डेफिनेटली वो उस तरह प्रेशर को टैकल, शायद उस तरह मुश्किल उनको फेस करनी पड़े प्रेशर को हैंडल करने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा प्रेशर है, टीम का आना फिर वापस चले जाना, दिल भी टूटता है। हम तो एज पब्लिक इतना बुरा फील कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ प्लेयर्स मौजूद हैं जिनके साथ ये मैच होना था, जिन पर ये सिचुएशन गुजरी, अब उनको किस तरह मोटिवेट करना होगा? देखिए, अब तो जो भी लड़के वर्ल्ड कप की टीम में आ गए हैं, काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी सपोर्ट में मैं तो नहीं हूँ, लेकिन खैर अब आ गए हैं, अब उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। बात यही है कि इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं आप उनको इंटरनेशनल टीम में डालें। जब आप कोई भी बड़ा इवेंट खेलते हैं या इंटरनेशनल कोई भी मैच खेलते हैं, तो उसके ऊपर जब प्रेशर आता है तो उसके पास एक एक्सपीरियंस होता है डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो उस प्रेशर से निकलने का उसके पास बड़ा एक अच्छे तरीके से एक आइडिया होता है कि मैंने इस प्रेशर से निकलना कैसे। लेकिन अगर आपका वो प्लेयर टीम में है जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो तो प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर सकता। प्रेशर की बात कर रहे हैं आप तनवीर अहमद, मैं क्रिस गेल की बात करूंगी। इस प्रेशर में भी वो बाज नहीं आए, कहते हैं आई एम कमिंग टू पाकिस्तान, हु इज कमिंग विद मी। तो क्रिस गेल के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, क्रिस गेल ने ये जो ट्वीट की है, ये जज्बात में की है तो मुझे नहीं समझ आ रही,
अगर आना है तो फिर आप ट्वीट करें, आप इसमें भी पाकिस्तान के साथ ना खेलें कि नहीं जी मैं आ रहा हूं। देखिए इसमें भी आप फिर 22 करोड़ आवाम के साथ खेल रहे हैं अगर आप नहीं आएंगे, क्योंकि जो झटका लगा है पाकिस्तान को, तो उसमें इतना बड़ा प्लेयर अगर ट्वीट कर रहा है कि मैं आ रहा हूं, ठीक है ना, तो उसके इंतजार में तो मैं भी हूं, ठीक है। मैं भी चाहता हूं कि क्रिस गेल आए यहाँ पे और न्यूजीलैंड की टीम को और पूरी दुनिया को बताए कि भाई पाकिस्तान सेफ मुल्क है, ठीक है। मैं देखो आ गया हूं यहाँ पे, मैं घूम रहा हूं, ये जो भी 1 दिन के लिए आए 2 दिन के लिए जो उसकी मर्जी है, लेकिन अगर नहीं आना तो फिर खेलो मत, या किसी के कहने पे ट्वीट की है, ये बहुत गलत है। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए तनवीर। आई डोंट नो, सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन उन्होंने अपना जेस्चर तो शो किया ना पाकिस्तान के लिए, मोहब्बत। देखिए उसकी वजह है, देखिए उसकी वजह है जी। मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर वो वैसे कहते मैं आ रहा हूँ तो नहीं आते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन जो झटका लगा पाकिस्तान को, उसके बाद आप कह रहे हो मैं आ रहा हूं, तो फिर सबकी नजरें आपके ऊपर हैं कि यार क्रिस गेल आएगा, तो फिर ये क्रिस गेल ही पाकिस्तान में आके लोगों को बता देगा, दुनिया को, कि भाई पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बहुत छोटी सी बात है, क्रिस गेल क्या आकर बताएंगे, एक अमरीकी कुछ खवातीन हैं जो बाइकर्स हैं और वो नॉर्दर्न एरियाज में आई हुई हैं, उन्होंने कोई 22 किलोमीटर का रास्ता तय किया है बगैर किसी सिक्योरिटी के, और कल उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान तो हमारे लिए अमेरिका से ज्यादा भी सेफ है। तो ये न्यूजीलैंड वाले जो हैं वो किस ख्वाबो ख्याल में रहते हैं। तो यहाँ पे तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी है कि सारी चीजें आपके साथ क्लियर ही हैं। देखिए आपको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है, जो चीजें नजर आ रही हैं उससे यही नजर आ रहा है कि मतलब यानी कोई एक प्लान था कि हमने भागना है किसी ना किसी देखिए अगर पाकिस्तान मिसाल के तौर पर कहीं जाता है, सिंपल सी एक चीज है जी, अगर पाकिस्तान किसी कंट्री में जाता है, अगर पाकिस्तान को कोई थ्रेट आती है, ठीक है ना, तो पाकिस्तान भागेगा तो नहीं ना, वो तो उनके क्रिकेट बोर्ड से बात करेगा कि भाई हमें इस किस्म की थ्रेट आई है, ठीक है, इसको जरा देखें। आप थोड़े दिन के लिए सीरीज रोक देंगे, मैचेस रोक देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वहां से भाग के नहीं आएंगे। ये तो भागे हैं, ऐसे लगता है भागे हैं, ठीक है। जिस दिन इन्होंने मना किया, अगले दिन इनका प्लेन आया, उसके बाद ये वहां से निकल गए अगले दिन। इनमें से किसी को कोरोना तो नहीं हो गया था? कोरोना तो देखिए शुरू में यही सुना था, पता है आपको? जी शुरू में यही न्यूज सुनी थी कि पॉजिटिव केसेस आ गए हैं दोनों टीमों में कुछ प्लेयर्स में, लेकिन उसके बाद जब बात खुली तो ये बात सामने आई है। तो ठीक है, अगर आपको थ्रेट आई भी है, चले ज्यादा बहादुर तो हमारे बच्चे चले हम कहते हैं आप चले गए, ठीक है जी, चले गए ना, थ्रेड आई है, अब वहां से हमें बता दो थ्रेड क्या आई थी भाई। बताने की रवादारी वहां बैठ के बता दो, अब आपके प्लेयर्स चले गए ना, वहां से बता दो क्या थ्रेड आई थी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ उन्होंने वो भी नहीं बतानी। थ्रेड आई क्या? तनवीर भाई बहुत शुक्रिया, आपने सुबह वक्त निकाला और बहुत अच्छा लगता है जब आप शो में ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, इट्स ऑलवेज प्लेजर। और जैसा तनवीर भाई ने कहा कि यकीनन एक साजिश ऐसी है जो की जा रही है, अचानक टीम का आना, फिर मैच शुरू होने से चंद लम्हात पहले, क्योंकि प्रैक्टिस 5 दिन से कर रहे थे, लगातार स्टेडियम में आ रहे थे, लगातार उनके चक्कर लग रहे थे, खेल रहे थे उनके प्लेयर्स यहाँ पे ओपनली, तो अचानक ये थ्रेट आ जाना, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो सबोटाज करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे तो आप भी ना खेलें, वो वाली बात हो गई है। लेकिन ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि T20 है, फिर वर्ल्ड कप है और भी बहुत सारे क्रिकेट के मैदान में। और यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी आगे बहुत से मैदान पड़े हैं, बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आवाम को भी उसी तरह टीम को सपोर्ट करने की जरूरत है, ना कि उल्टी सीधी बातें और स्पेकुलेशंस की तरफ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स रहें। बिल्कुल। और चलें, जहां तक बात है क्रिकेट की, तो क्रिकेट के हवाले से अभी थोड़ा सा डाउन पीरियड आया है, कोई बात नहीं, अब भी आएगा। लेकिन एक खुशखबरी है कराची वालों के लिए, और कराची वाले जो बेचारे मायूस, कभी लोड शेडिंग के लिए, तो कभी टूटी फूटी सड़कों पे, तो कभी ट्रांसपोर्टेशन नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन के जो वादे जो साबिक हुकूमत करती आ रही थी 15 सालों से या शायद 20 सालों से, जितने सालों से भी वादा हुआ नहीं पूरा, लेकिन फाइनली अब वो वादा पूरा हो गया है और कराची वालों को अब साफ सुथरी AC वाली बसेस मिलेंगी। बिल्कुल, ठीक है ना, यानी देर आए दुरुस्त आए। हाँ बिल्कुल चलेंगे, व्हाई नॉट। हम बल्कि आउटडोर एक सेगमेंट वहां से करेंगे, मैंने तो बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है कि जैसे ये बसेस फाल होंगी, आई थिंक 2 महीने का टाइम भी है, क्योंकि ड्राइवर्स को ट्रेन किया जाएगा, उनका जो डिजिटल प्रोटोकॉल है उसको पूरा किया जाएगा, उनकी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को की जाएगी बसेस को,
फिर वो रोड्स पे आएंगी। तो जब रोड्स पे आएंगी तो डेफिनेटली आप और मैं जाएंगे और इन बसेस की राइड लेंगे। बिल्कुल जाएंगे और मुझे पूरी देखेंगे। उम्मीद है बहुत अच्छा होगा। ओ, मैंने कल जब वो देखा तो अच्छी बसेस हैं, बड़ी मयारी हैं, और आपको पता है उसमें वाईफाई की भी सहूलत है, और आप उसमें मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं, और जो लोग ब्लाइंड हैं, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, उनके लिए अलग जो है वो सेपरेशन। वैसे ये वाईफाई वाला जो मामला है ये थोड़ा खतरनाक है हमारी कौम के लिए, क्योंकि लोग फिर बैठेंगे और 20 रुपए में घूमते ही जाएंगे और फ्री हमारी आवाम भी तो अभी मैं बोल नहीं सकती, लेकिन कोई बात नहीं। हर चीज को जो है वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। आप हर चीज की पॉजिटिविटी एलिमेंट, आप उस फैक्टर को जरूर देखें और ख्याल रखें ना, हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें चाहिए कि ये बसेज आई हैं इनकी हिफाजत हम खुद करें, इनको टूटने ना दें, इनको खराब ना होने दें। जहां ये कोई हमें ऐसी चीज नजर आए उसको फौरन उसकी तरफ जाएं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। आप हैं रहनुमा पीटीआई। सर वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपने सुबह सुबह वक्त निकाला। कराची के लिए जो हिस्से में आई है खुशी, वो एक बड़ी खुशी है, क्योंकि बेचारी आवाम बहुत सारे मसाइल का कई अरसे से सामना कर रही थी। वहीं पर ये ट्रांसपोर्टेशन की जो सहूलत थी उससे भी वो महरूम नजर आई। पिछली हुकूमतों के बारे में सर अगर हम बात करते हैं, ये काम तो होना पीटीआई के हाथों था, ये सारा जो क्रेडिट है वो आप लोगों को जाता है अब। लेकिन जो पिछली हुकूमतें थी वो इसी प्रोजेक्ट पे काफी हमने देखा कि सियासत चमकती हुई नजर आई। इस पर नासिर शाह साहब ने बड़े वादे किए कि अभी 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, लेकिन जो सिंध सरकार थी उन्होंने कराची को कभी कोई मंसूबा नहीं दिया। तो ये कोताहियां जो पिछली हुकूमतों की थी, आप अभी खुद बता रहे हैं कि 2 साल लग गए इसको मुकम्मल करने में। ऐसे कितने मंसूबे हैं जो सिंध हुकूमत ने जो है वो इसी तरह से रखे हुए हैं फाइलों के नीचे, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ जब से मैं असेंबली में आया हूँ जी, कि जब भी आप कोई बात करेंगे ना, आगे आप कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल की बात करेंगे तो फौरन अली शाह साहब कहेंगे कि जी हम रेड लाइन का मंसूबा हमारा तैयार है। वो पिछले तैयार है, वो कह रहे हैं बलीर एक्सप्रेसवे हमारी तैयार है रोल आउट होने के लिए, और बस अब शुरू होने वाली है। वो बलीर एक्सप्रेसवे हर साल आती है, हर साल डिले होती है। येलो लाइन हम बस लॉन्च करने वाले, तो मंसूबे तो सारे मौजूद है। कराची सर्कुलर रेलवे ये 2009-10 से मंसूबा चल रहा है। ये जो कराची का सीवरेज का मंसूबा है S3 के नाम से, वो 2004 से चल रहा है, 17 साल हो गए। ये जो कराची के अंदर मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसका अप्रूवल जो EC से लिया हुआ 2012 का लिया हुआ है। ये कराची के लिए पूरा जो वाटर का निजाम है, जो लाइनें गल सड़ गई हैं उनको तब्दील करने के लिए वर्ल्ड बैंक के ताउन के साथ 5 बिलियन का प्रोजेक्ट चल रहा है, या $2 बिलियन प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी 2014 से चल रहा है। तो ये तारीखें इतनी लंबी लंबी देते, लेकिन असल में काम ना उन तारीखों पे होता है। ये उसी तरह है कि नासिर हुसैन शाह साहब ने सन 2013 में कहा कि हम जो है वो 10,000 बसें ला रहे हैं। 10 बसें भी नहीं जी, 10 भी और उसके एक भी नहीं आई सर। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, कराची वो बदनसीब रह रहा है कि अगर मैं उसका लोहा पढ़ना शुरू करूँ तो सबसे ज्यादा ये टैक्स देता है वफाक का, और 95% टैक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया की 7th वर्स्ट सिटी है, दुनिया की 3rd डर्टीएस्ट सिटी है। कराची को क्या लोहा इतना बड़ा ज्यादा है कि मैं समझता हूँ कि इसको बयान ही नहीं किया जा सकता। अच्छा, लेकिन सर आप ये देखें कि आप बोल रहे हैं कि नोहा इतना बड़ा है, बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें मसाइब जो हैं वो हर हुकूमत के आने के साथ साथ इसमें ऐड ऑन होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कि कराची के मसाइब अब न सूबाई हुकूमत के बस में रहे हैं, न बल्दियाती हुकूमत के बस में रहे हैं, न अकेले वफाक के बस में रहे। जब तक एक ही जमात की ये तीनों हुकूमतें नहीं बनेंगी, ये टोपी ड्रामा चलता रहेगा। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब से आए हैं, इस साल हमने अभी तक ऑन ग्राउंड क्या क्या किया वो बता देता हूँ। 3 बड़े नालों की सफाई कर दी और उसके दोनों तरफ सड़क बनाने लगे। उसकी वजह से ज्यादा बारिश तो नहीं हुई, लेकिन बारिश हुई, पानी आया, लेकिन वो पानी बह गया। ये नहीं हुआ ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू से दैट कि ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा। नालों की सफाई होने की वजह से अब वो पानी ज्यादा पानी भी बह जाएगा बाहर। साफ हुए, पहली दफा सही मानों में नाले साफ हुए।
वरना नाले जिस तरह भल सफाई होती है ना इरिगेशन डिपार्टमेंट की, अरबों रुपए हर साल दिए जाते लेकिन खर्च नहीं किए जाते। सर यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आप जब वजीर आजम साहब कराची से इलेक्ट हुए तो आपने भी कैंपेन चलाई वजीर आजम कराची से और बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट भी उसका रहा। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि कराची को जो चलें ये तो एक वादा पूरा दिखाई देता है कि गवर्नमेंट ने वादा किया, वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया, वो बिला आखिर पूरा होता दिखाई देता है। लेकिन एक वादा और किया गया था, जो 1100 अरब का कराची पैकेज था वो भी अनाउंस किया गया कि कराची को दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर एक तवील खामोशी और अब तक अगर हुआ है तो कोई इम्प्लीमेंटेशन दिखाई नहीं देती कि अगर वो उसमें से, हाँ बिल्कुल, उसमें से अगर कोई अमाउंट कराची के लिए सैंक्शन किया गया हो। जी अच्छा जी, आपका सवाल बड़ा अजीब सा है लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ। 1100 अरब में से वफाक का हिस्सा 714 अरब का जी, ठीक है। के अंदर वफाक ने जो मंसूबे बड़े वाले रखे थे उसके अंदर एक ही ग्रीन लाइन भी है, अगर आपको याद हो तो ये मंसूबा अमल हो रहा है। दूसरा मंसूबा जो उसके अंदर था वो नालों की इर्द गिर्द, 3 नालों के इर्द गिर्द सफाई, सड़कें बनाना, उन लोगों को रिहेबिलिटेट करना। महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला और गुजर नाला, तीनों पे काम हुआ है। तो आप ये जो कह रहे हैं कि जमीन पे नजर नहीं आ रहा काम, दूसरी चीज है जब आपको इतनी खतीर रकम खर्च करनी होती है तो उसके लिए पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, कॉस्ट करनी पड़ती है, वो सब चीजें करने के बाद कंसल्टेंट अपॉइंट करने पड़ते हैं, टेंडर होता है, टेंडर के बाद एग्जीक्यूशन होता है। तो ये पिछले साल सितंबर में ये 714 अरब की जिम्मेदारी ली। उनमें से 2 प्रोजेक्ट्स तो मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स भी बताता चलूं। एक तो ये 52 फायर टेंडर इस शहर को दिए गए, एक यकमुश्त कभी पाकिस्तान के अंदर किसी शहर को फायर टेंडर नहीं दिए गए। कराची की 4 बड़ी सड़कें वफाक ने बनाई। इस वक्त कराची सर्कुलर रेलवे का फाइनेंशियल क्लोज अगले 2 हफ्ते के अंदर हो जाएगा और वजीर आजम साहब आके खुद उसका संगे बुनियाद रखेंगे। वो सबसे महंगा मंसूबा है। कराची का जो K4 पानी का मंसूबा है वो वापडा के अंडर दे दिया गया है, कंसल्टेंट अपॉइंट हो चुका है, कंसल्टेंट उसको रीडिजाइन करके नवंबर में नया डिजाइन देगा और इंशाल्लाह फरवरी तक उसका टेंडर हो जाएगा। और आखिरी बड़ा प्रोजेक्ट था इसके तहत वो फ्रेट कॉरिडोर था, उसके भी कंसल्टेंट अपॉइंट हो गए हैं और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होगा। तो सारे कामों पे जिसको वफाक ने बड़े का किया था वो है। इसके अलावा SDG गोल के तहत कराची के हर MNA को जो है 20 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए। मेरे ख्याल से 5 साल में 150 करोड़ रुपया दिया जाएगा फी MNA, जो अपने इलाके की सड़कें, पार्क, गलियां, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह को दुरुस्त कर सके। तो ये रकम भी बड़ी खतीर रकम है जो कि तकरीबन 25 अरब रुपए से ज्यादा की है। तो कराची के ऊपर जो वादे किए गए हैं वो इंशाल्लाह हम सारे पूरे करेंगे और हम सिंध हुकूमत के साथ भी हर किस्म का ताउन का यकीन दिलाते। कराची इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी रेवेन्यू जनरेट करता है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देता है पूरे मुल्क को। और सर ऑन पॉजिटिव नोट काम बहुत अच्छा हुआ है जिससे अवाम बहुत खुश हुई होगी और बहुत अरसे के बाद ये एक बहुत बड़ा जो मसला था वो हल हो गया। लेकिन एक सवाल अभी भी है कि आप ये बताएं कि हम इस पे सफर कब करेंगे? आवाम मुंतज़िर है कि कब सड़कों पर हम देखेंगे, कब इसमें बैठेंगे, कब सफर करेंगे? ये तकरीबन इसके अंदर कोई अभी 5 से 6 हफ्ते की बसों ड्राइवर्स की ट्रेनिंग ऑन द ट्रैक इटसेल्फ, सारे स्टेशंस को चेक करना, सेफ्टी मेजर्स को चेक करना, जो IT सिस्टम है वो बहुत कर रहा है प्रॉपरली या नहीं कर रहा। तो हम समझते हैं कि 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के दौरान ये, उससे पहले बसें तो चलती हुई आपको नजर आएगी, लेकिन पब्लिक के लिए जो खोला जाएगा वो तकरीबन 6 से 8 हफ्ते के बाद। सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये सवाल पूछना चाहिए, किराया कितना होगा? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। जी इस किराए का इस वक्त स्टार्टिंग में पूरी जर्नी के 70 रुपए से शुरू किया जाएगा, यानी मिनिमम 70 रुपए से स्टार्ट किया जाएगा। मिनिमम 70 नहीं, पूरी जर्नी 22 किलोमीटर की जर्नी के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इनिशियली ये सुरजानी टाउन से लेकर मेरे ख्याल नुमाइश तक ये चलेगी, राइट? ये नुमाइश तक फिलहाल चलेगी, उसके बाद जो है ये जाएगी साबरी निहारी तक, साबरी निहारी म्युनिसिपल चौक के नाम से। लेकिन मैं साबरी निहारी के लिहाज से, क्योंकि लोगों को ज्यादा पता है, तो वो जो कि तकरीबन सिविल हॉस्पिटल के पास आप
अच्छा अच्छा सर, ये सारा तो प्लान आपने हमारे साथ डिस्कस किया, थोड़े फीचर्स भी डिफाइन करें कि इन बसेस की क्या क्वालिटीज है, और एक आम आवाम, एक मजदूर इसमें जब सफर करेगा तो उसकी थकन दूर करेगी ये, क्योंकि एसी लगा हुआ है इसमें। पहली बात ये, कराची की पहली दफा 70 साल की 74 साल की इस मुल्क की तारीख में पब्लिक सेक्टर में एयर कंडीशन बस जी, क्या बात है। ठीक है जी, सबसे बड़ा। दूसरा फीचर ये है कि जिन बसों में व्हील चेयर एक्सेस प्रोवाइड की जी, माजूर अफराद के लिए, राइट, माजूर अफराद के लिए। ठीक है जी। तीसरी चीज ये है कि इतने पैसेंजर्स एट वन टाइम 158 पैसेंजर्स की कोई एग्जिस्ट नहीं करती। वेरी गुड। तो ये एक था। तो और इन बसों के अंदर सेफ्टी फीचर्स ये है कि बसेस के दरमियान कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल होके जो है वो 1.5 मिनट का फासला रखना लाजिम और मंजूर है। सही सही। आवाम तो खुश हो गई सर, बस यही सारी बातें सुनकर, हमारी आवाम इतनी मासूम है, वो यही सब सुनकर ही खुश हो गई है। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस तमाम काम को लाए, एक अच्छे एक स्ट्रैटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ जामा पहनाया है, मुकम्मल किया है, वो वाकई इसको अप्रिशिएट करना जरूरी है। लेकिन सर जी, सब पाकिस्तानियों को मुबारक हो, खास तौर पे कराची शहर वालों को। और हम उम्मीद रखते हैं, मुबारकबाद की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम लोग वैसे ही बड़े फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं, हमारी आवाम। आपको पता है अभी न्यूजीलैंड टीम चली गई है, करना चाहिए सर, न्यूजीलैंड की टीम चली गई और चीन से ये बसेस आ गई। आप देखें कहाँ हमारी सिक्योरिटी लैब, हम कहाँ खतरा है। मेरे ख्याल से लोगों के जहनों में खतरा है, बस ये मगरिब जो है वो हमें हमारे अफगानिस्तान में किरदार की वजह से कुछ हमसे लगता है अपसेट हुआ। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इतने अरसे के बाद कराची वालों को एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि ग्रीन लाइन मंसूबा पीटीआई के ताउन से यहाँ अब शुरू भी हो जाएंगी ये बसेस का जो ऑपरेशन है, ये भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सर, देखने में आया माजी में भी कि कुछ अरसे के बाद हुकूमतें लॉन्च कर देती हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन उस तरह मेंटेनेंस नहीं की जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होना शुरू हो जाता है, उस तरह मेंटेनेंस होती नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। इसको जो पीटीआई हुकूमत है वो किस तरह देखती है कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद जाहिर सी बात है बहुत पैसा खर्च हो चुका है और अब अभी मज़ीद बसेस भी आनी हैं चाइना से, अब इसको किस तरह देखते हैं कि मेंटेनेंस के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं इसके? जी देखिए, इसके लिए किया ये गया है और बहुत ही अच्छा आपका सवाल है इसके लिहाज से कि ये एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जी। ये इसीलिए इसके प्रोजेक्ट के अंदर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है बसेस को उनकी मेंटेनेंस के लिए, इसके के लिए एक पूरा बस डिपो बनाया गया और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक डाइवू का जो है, जो कि एक ड्रोन ऑपरेटर है, उसको दिया गया और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल तक के लिए दिया गया कि उन्हें बसों को भी सही भी रखना है, चलाना भी है, सर्विस भी करना है और उसकी जो चेकिंग होगी उसके लिए जो है वो फाक का ये जो कंपनी है SIDCL वो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखे। इसी तरह ट्रैक की मेंटेनेंस, जिसके अंदर ऑब्वियसली सबसे बड़ा आपको पता है कराची शहर के अंदर जहां स्टील का फेंस लगाया जाता है उसको लोग तोड़ के ले जाते हैं हिरनचे काट के, तो उसकी सिक्योरिटी, स्टेशंस की सिक्योरिटी, स्टेशंस के अंदर एस्केलेटर्स हैं, लिफ्ट लगे हुए, इसका भी 5 साल का, इसकी सफाई, इसके जनरेटर्स, इसके पब्लिक टॉयलेट्स, इसका टिकटिंग सिस्टम, इसके बूथ्स, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। और इस लिहाज से हम ये समझते हैं कि क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर मैनेज कर रहा होगा और परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स है तो आपको इसमें फर्क नजर आएगा। ठीक है सर, सही सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात कर लेते हैं आपकी, मेरी और हम सबकी। जी हाँ, मैं बात करना चाह रही हूँ मैं सेहत के हवाले से, क्योंकि सेहत कहते हैं 1000 नेमत है और एक बार अगर ये सेहत चली जाए तो वापस नहीं आती, और वो भी इस हालात में जहाँ पर हर वक्त खतरा मंडला रहा हो आप पर कोरोना का। इन हालात में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बदलता मौसम भी एक बहुत बड़ी वजह है बीमारियों की, और जहाँ पर आपके साथ आपका साथ हो बच्चों का, तो वहाँ पर आपको इंटेंसिव केयर करनी ज़रूरी हो जाती है। तो इसी हवाले से जो है हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे आज गेस्ट भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आपने क्या कहा कि डेल्टा वेरिएंट खास तौर पे अब इतना
टफ टाइम दे रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। Oh, yes. पहले तो जो वेरिएंट्स थे वो बच्चे फिर भी कतरे महफूज थे, कैरियर्स थे, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट अब बच्चों को अफेक्ट करता जा रहा है और ठीक ठाक तादाद में जो बच्चे हैं इससे अफेक्ट हो रहे हैं अब। Oh, yes. तो हमारे साथ मौजूद हैं इस मौजू पर बात करने के लिए डॉक्टर मिनहाज किदवाई। सर, वेलकम टू द शो। तो ये बताएं कि डेल्टा वेरिएंट इतना ख़तरनाक क्यों समझा जा रहा है? क्या कोई सिम्टम्स डिफरेंट हैं या फिर जो बाकी वेरिएंट्स, वैसे तो सारे वेरिएंट्स ही खतरनाक थे, कोविड के बहुत लॉस भी हो गया दुनिया को, लेकिन डेल्टा वेरिएंट खास तौर पे बच्चों पर अटैक कर रहा है, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। थैंक यू उमैर फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। Pleasure, sir. एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग्स हों उसमें बहुत ही ज़्यादा विरलेंट पाया जा गया है। तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि हमारे पास पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं हर जगह पे और हम जो SOPs हैं उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं। सो वो एक मेन रीज़न है कि ये बहुत ही तेज़ी से जो है ना वो फैल रहा है और बहुत ख़तरनाक है। इंडिया में हम देख चुके हैं कि किस तरह से इसने अमवात के लिए एक रिकॉर्ड कायम किया है। सो फॉर्चुनेटली ये कि पाकिस्तान में हम फिर भी इसको कंट्रोल कर रहे हैं और होपफुल इंशाल्लाह अगर लोग अपने SOPs को फॉलो करें और साथ में वैक्सीनेशन लगवाएं तो ये इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेगा, मगर एवरीबडी हैज़ टू प्ले देयर ओन रोल इन दिस केस। एग्जैक्टली हम सबको अपना किरदार अदा करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले से ही हम ये बात सुनते हुए आ रहे हैं जब से ये कोरोना की लहर आई थी कि जो बच्चों में शिद्दत है, इंटेंसिटी है, वो किसी और तरह की है, जो बड़ों के लिए वो इंटेंसिटी किसी और तरह की है। चलें, बड़े लोग तो ज़्यादा तकलीफ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों को जो ये हो रहा है, हम देख रहे हैं तादाद बढ़ती जा रही है। प्रिकॉशन, जो मेजर प्रिकॉशंस हम घर में कर सकते हैं वो क्या हो सकती हैं, लीस्ट जिसे कहते हैं? देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इम्यूनिटी इन्हांस करें। वो एक नेचुरल फैक्टर है कि इम्यूनिटी इन्हांस करते हैं अपनी और अपने बच्चों की। तो वो मेजर लेने ज़रूरत है डाइट में ख़ास तौर से, और इम्यून बिल्डर्स हैं। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें लें जो कि हमारी इम्यूनिटी की बिल्डअप कर सकें। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं एक और चीज़ कहता हूँ वो ये कि सेहत जो है ना वो अल्लाह ताला ने आपको बख्शी है और ये आपकी एक अमानत है। तो अल्लाह ताला की अमानत समझ के अगर आप जो है ना वो सेहत को अपने मैनेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़बरदस्त। और इस अमानत में बिल्कुल खयानत नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली। सर, ये बताएं कि वैक्सीन नहीं है अभी बच्चों में, जाहिर सी बात है 18 साल 17 साल से कम उम्र के बच्चे, इम्यूनिटी तो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उनको भी वैक्सीनेशन लगे। अब वैक्सीनेशन ना होना क्या बहुत बड़ा ड्रॉबैक है? क्योंकि ज़ाहिर है डेल्टा वेरिएंट अब काफ़ी ख़तरनाक हद तक बच्चों में भी फैलता जा रहा है, बहुत नंबर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या वैक्सीनेशन के बगैर मुमकिन है कि वो इम्पैक्ट जो डेल्टा वेरिएंट बच्चों पर लेके आ रहा है उसे कम किया जा सकता है? कोई और तरीका है? देखिए, SOPs फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बड़े हों या बच्चे हों। और इसमें इशू ये है कि जो वैक्सीन फाइज़र की है इस वक्त अवेलेबल वो 16 एंड अबव के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है, 12 से 15 में भी कह रहे हैं कि रिकमेंडेड है। मगर प्रॉब्लम ये है कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं उसकी वजह से इम्पॉर्टेंट जो स्टैटिस्टिक्स में फाइंडिंग आई है वो ये है कि ये डेथ्स हुई हैं बिकॉज ऑफ कार्डिक इन्फेक्शन, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, कार्डिक इन्फेक्शन से ज़्यादा। और वो भी ख़ास तौर से जो रिसर्च है वो कह रही है कि मेल्स में ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कार्डिक इस हवाले से। सो ये कि हमें देखना चाहिए कि जो इस वक्त स्टडीज़ हुई हैं फाइज़र के हवाले से, आया वो स्टडीज़ क्या कहती हैं और किस हद तक जाना चाहिए। जो रिकमेंडेशन मैं इस सिलसिले में सजेस्ट करूँगा वो ये कि जो बच्चे हैं उनमें जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ बच्चे हैं उनमें अगर ज़्यादा इसको यूज़ किया जाए तो पहले तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो जो बच्चे जो कि लाइकलीहुड है उनकी कि वो इसको इफ़ेक्ट होगा और वो अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। सो उनके लिए ज़्यादा जो है ना बेहतर है कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड बच्चे हैं उनमें ये लगाई जाए। अच्छा सर, एक सवाल जो कि अक्सर हम देखते भी हैं कि वो कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे ये इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है बच्चों में? एक रिसर्च आई, उन्होंने कहा जो डायबिटिक जिन बच्चों को हो जाती है या जिनको कार्डिक का प्रॉब्लम होता है या जो बच्चे दिमागी तौर पर थोड़े से कमज़ोर होते हैं उनमें ये इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। इज़ इट ट्रू?
जी, जैसे मैंने कहा कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ बच्चे हैं जिसमें कैंसर के पेशेंट्स हैं या डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, सो इस तरह के जो बच्चे हैं उनमें ये ज़्यादा लीदल साबित हुआ है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस एज के जो बच्चे हैं ख़ास तौर से उनको ये प्रिकॉशन लेना चाहिए। और इसमें एक और इशू जो सामने आया है वो ये कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको कहा गया है कि पेरेंट्स लाजमी ये लगवाएं। आई थिंक ये ऑटोनॉमी का इशू है और पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए इस चीज़ को, बजाय इसके कोई और डिसाइड करे कि किसको वैक्सीन लगे किसको ना लगे। बल्कि सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि पेरेंट्स को इस बात का ख्याल होना चाहिए, बल्कि अब तो स्कूल वाले इतने कंसर्न है कि वो कह रहे हैं कि हम बच्चों को अपने स्कूल में उसी वक्त तक रखेंगे जब हम उनके वालिदैन का सर्टिफिकेट देखेंगे कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है टुवर्ड्स इस तरह आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों तक पैगाम पहुंचा रहे हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं करवाई है। और स्पेशली अगर हमें बात करते हैं हम अपने उन लोगों के हवाले से जहां पर सेहत की सहूलतें नहीं हैं, जहां पर आबादी ज्यादा है, जिनको अवेयरनेस नहीं है, उनके लिए मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे से फलाही इदारे जो हैं जो सेहत के हवाले से काम करते हैं उनको सर एफर्ट करना चाहिए। व्हाट डू यू से सर? देखिए, ये एफ़र्ट सिर्फ फलाही इदारों के नहीं बल्कि हर एक का ज़िम्मा है कि हम कम्युनिटी में एक बिहेवियर चेंज की बात करें कि जो प्रॉब्लम इस वक्त हमें आ रही जिसको हम फेस कर रहे हैं उसको सब मिल के फेस करें और ये जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह गुजर जाएगी। मगर ये टफ़ टाइम है और हर एक का एक फ़र्ज़ बनता है कि दूसरे को तनकीद या तलकीन ज़रूर करे इस चीज़ की। मैं अक्सर ही कहता हूँ कि अगर आपने मास्क नहीं पहना हो तो मास्क कहाँ है आपका, तो कहते हैं जेब में रखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ आप जेब में क्यों रखा है, आप पहन के उसको जो घूमें। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं बाहर कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो है ना वो हर आदमी अपना एक फ़र्ज़ अदा करे इस सिलसिले में। सर आपने बिल्कुल कहा कि हर आदमी को अपना फ़र्ज़ अदा करना है और डेफिनेटली जब तक एज एन इंडिविजुअल हम नहीं समझेंगे, एज एन इंडिविजुल इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे तो शायद बहुत मुश्किल होगा। यहाँ सवाल ये बनता है कि ज़ाहिर है जिस तरह महर ने भी जिक्र किया कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुर्बत की जो लाइन है सतह है उससे नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। एक घर में शायद एक कमरा भी है, 2 कमरे भी हैं, उसमें 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं और नहीं पता होता ये वायरस कौन घर में ले आता है। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत मुश्किल काम है? इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का लफ्ज़ जो है वो मिसनोमर है मेरे हवाले से। बेसिकली मैं कहता हूँ कि आप फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखें मैक्सिमम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस वर्ल्ड को आगे प्रमोट करें कि इट शुड बी फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉट सोशल डिस्टेंसिंग। एग्जैक्टली राइट, सही, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस की बात की, जब कोरोना नया नया आया लोगों को पता भी नहीं कि ये है क्या, लोगों ने अपनी सोच के मुताबिक उसको अजम्पशन कहते हैं ना, हम किसी भी चीज़ को जाने बगैर खुद ही कोई ख्याल बना लें। लोगों ने कहा ये इस तरह से फैल जाता है, उस तरह से फैल जाता है, लेकिन अब तो सारे फैक्ट एंड फिगर्स सामने आ गए। लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि अगर हम कहीं मॉल्स में चले जाएं या किसी सैरो तफरी के मकाम पे चले जाएं, वहाँ अब भी लोग इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे कि वो डिस्टेंस रखें या आप मास्क, एटलीस्ट आप मास्क को पहने। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा सर रूल जो है वो अब लागू होना चाहिए कि मास्क आपके पॉकेट में ज़रूर होना चाहिए, पर्स में ज़रूर होना चाहिए और मतलब आपको ये ना हर्डल हो कि आप कहीं चले जाएं, आपको क्राउड नज़र आए तो आपके पास मास्क नहीं हो। इसमें ज़रूरी है कि हम प्रिकॉशंस को सामने रखें, मगर एक डिबेट और हो रही है कि वी शुड बी फोकसिंग ऑन डेवलपिंग अ बिहेवियरल वैक्सीन रादर देन ऑल्सो कोविड वैक्सीन। तो एक बिहेवियर चेंज की ज़रूरत है इसमें, बिकॉज हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये हम खुद भी फेस कर सकते हैं और हम खुद फेस कर सकते हैं तो उसमें हमारी फैमिली, हमारे जो अतराफ़ लोग हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो ये हमारा इंडिविजुअल ज़ाती एक फ़ैसला होना चाहिए कि हम इस चीज़ को समझें प्रॉब्लम को और उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। सही सर, यहाँ पे सवाल ये है कि मौसम चूँकि अब बदलता दिखाई दे रहा है और जाहिर सी बात है सर्दी की जानिब बढ़ रहे हैं, मौसम ठंड जो है वो हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा। अब क्या ऐसी सिचुएशन में, इस मौसम में क्या इस वायरस का इम्पैक्ट बढ़ने के चांसेस हैं या फिर ये मिथ्स हैं सारी जो एक अरसे से चलती आ रही हैं जब से कोविड स्टार्ट हुआ है? ख़ासतौर पर अगर डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो क्या मौसम अफेक्ट करेगा इस पर? देखिए, मौसम के साथ ही कंटिन्यू करेगा। जो
स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि साहब ये इसमें मौसम के ऐसा जितनी वेरिएबिलिटी नहीं है, मगर ये कि ये चूँकि वायरस है और बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट होता है, और अभी उसकी और मुख्तलिफ वेरिएंट्स भी शायद आए मेरे ख्याल जी, में। एक बहुत लंबी लिस्ट जो है वो वेरिएंट्स की दिखाई गई है। तो ये कि मौसम का ताल्लुक हो सकता है इसमें, मगर चीज़ ये है कि हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम इससे अपने आप को और अपनी फैमिलीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकें। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी एक बात की, बिहेवियर, चेंजिंग ऑफ बिहेवियर, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपका एक, आप जिस इदारे से मुंसलिक हैं उसका नाम भी बड़ा कोई बड़ा कैची सा, यूनिक सा, चिट चैट, तो ये आप इस इदारे के तवस्सुस से आप क्या ये अवेयरनेस या ये बिहेवियर चेंजेस जो एलिमेंट है उस पर आप कुछ काम कर रहे हैं? जी, ये मैं इदारा डेवलप कर रहा हूँ, सेंटर फॉर हेल्थ इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें फ़ोकस ये है कि हेल्थ के हवाले से रिसर्च की जाए, और जो यूथ और इनोवेटर्स इन्वॉल्व हैं रिसर्च में इस वक्त यूनिवर्सिटी लेवल पे, उनको सपोर्ट और गाइड प्रोवाइड की जाए, मेंटरशिप की जाए उनकी, और अल्टीमेटली ये कि उनको एक बिजनेस डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन की तरफ लेके जाया जाए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो कंट्री में। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें ये कि हम एकेडेमिया और बिजनेस को लिंक कर सकें। सो दिस इज द ब्रिज बिटवीन द एकेडेमिया एंड द बिजनेस। वेरी गुड आइडिया, सही, बहुत बहुत ज़बरदस्त आइडिया। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे यहाँ करूँगा कि आप रहे हैं फॉर्मर CEO सिंध हेल्थ केयर कमीशन, क्या हुकूमती सतह पर अगर बात की जाए तो रिसोर्सेज की कमी है, या फिर उस तरह अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं चलाई जा रही, या फिर किस चीज़ की कमी दिखाई देती है? क्योंकि आप उस इदारे को हेड कर चुके हैं, और अगर उस हवाले से बात की जाए तो जो पब्लिक को सपोर्ट मिलनी चाहिए ख़ास तौर पे इन मुश्किल घड़ियों में, वो किस तरह मुमकिन हो सकता है? हुकूमती सतह पर अगर देखा जाए तो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? देखिए, हुकूमत अपना काम अच्छा कर रही है और काफ़ी सपोर्टिव है सबके लिए इस वक्त, वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट ख़ास तौर से और सिंध गवर्नमेंट स्पेशली। मगर उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक रजिस्ट्री डेवलप करें फॉर एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि क्या एडवर्स इवेंट हो रहे हैं। हमारे लोकल लेवल पे डेटा रजिस्ट्री होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एक मॉनिटरिंग सेल हो जो कि ये कि इन सारे वैक्सीन्स के बाद पोस्ट वैक्सीन जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर कर रहा हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है ना वो इस तरह का एक डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करें जो कि इन साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर कर रहा हो, और साथ में रिसर्च स्टडीज़ को भी सपोर्ट करें कि पोस्ट वैक्सीनेशन अगर किसी ने 2 डोज लगाए हुए फिर भी डेथ्स हुई हैं इस वक्त यहाँ पर, सो उसमें ये कि हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि पोस्ट वैक्सीनेशन जो डेथ्स हो रही हैं, जो रीजंस हैं, उनको हम रजिस्टर कर आइडेंटिफाई करें, और रिसर्च की बहुत सख्त ज़रूरत है इस सिलसिले में कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें इस नॉलेज बेस से कि हम कैसे इस वायरस को डील कर सकते हैं। अच्छा सर, जहाँ तक आपने स्ट्रॉन्ग की बात की है, तो स्ट्रॉन्ग क़ुव्वत मदाफ़अत को हम अब बहुत तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं। अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है जिसमें बहुत सारी खुराक में अफादियत होती है, उनके फ़ायदे होते हैं, लेकिन सर मुख्तसर तौर पर आप कुछ ऐसी कोई डाइट बताएं जिससे हम अपना इम्यून सिस्टम बेहतर बना सकें। और क्योंकि ऑलरेडी हम रेड लिस्ट जो एक कोरोना की है उससे तो हम हैं ही बाहर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम बिल्कुल ही बाहर आ जाएं इस कोरोना से। देखिए, उसमें हमारी एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी है उसमें कि कलौंजी को ख़ास तौर से कहा गया है कि इसमें हर चीज़ की शिफा मौजूद है। सो कलौंजी का इस्तेमाल है, सीड्स हैं, एक और ख़ास सीड जो इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में, और वो मैं रिकमेंड करूँगा कि चिया सीड्स नाम है उसका, और चिया सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इम्यून बूस्टर्स। सो उसको भी अगर लोग लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा सर, चिया सीड जो है वो, ये मैं अपने मतलब का सवाल कर रही हूँ, वेट लूज करने में भी मदद करता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको आप सुबह सुबह नहार मुँह ले सकती हैं वेट रिड्यूस करने के लिए भी। वैसे आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, यू लुक परफेक्टली फाइन। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, माय प्लेजर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ दिया। सॉरी सर, आप कुछ कह रहे थे? I was just saying my pleasure. Thanks for inviting me over. Same here. बहुत शुक्रिया। मैं जैसा सर ने कहा कि जो शिया सीड्स हैं ये लेना चाहिए, और डेफिनेटली इसके बहुत और भी फवायद हैं। और भी फायदे आपको पता है, स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसका जो जेल होता है ना, अगर आप उसको स्किन पे लगाएं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से एक पूरा सेगमेंट बनाएंगे, क्या बनना चाहिए। सेहत सबके लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए, आपके लिए भी। तो हमने तो डॉक्टर साहब की बात बहुत
ध्यान से सुनी है। आई एम श्योर कि इससे आप भी मुस्तफीद हुए होंगे, लेकिन सिर्फ मुस्तफीद होने तक ही इस बात को मत रखिएगा, इस पर अमल करना भी बहुत और ज़्यादा डॉक्टर साहब ज़रूरी की एक बात मुझे आज वाकई बहुत अच्छी लगी, जो कि बिल्कुल अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, वो ये थी कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, यानी हम फिजिकली दूर रहें और एहतियात करें कि जो SOPs हुकूमत ने कहे हैं, खासतौर पे बताए गए हैं, हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से कोई आता है या विफाक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आते हैं SOPs, उन्हें ज़रूर फॉलो किया जाए। और एग्जैक्टली उन्होंने एक बात और ये कही कि बिहेवियर को चेंज करने की बहुत जरूरत है। वो ये कि न्यूजीलैंड वाले जा चुके हैं तो उन्हें टाटा बाय बाय करके सब चीजों को भूल जाइए, दिल खोल कर T20 का इस्तेमाल कीजिए। और अभी कराची वालों को ऑलरेडी इतनी अच्छी एक खबर मिली है, उसको भी एंजॉय कीजिए और आप हमारा प्रोग्राम देख सकेंगे अब रोजाना, तो हमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मुझे मेहर को और हुमैर को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग टी मॉर्निंग और देखते रहिए टैलेंट न्यूज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।